इसके पहले वीडियो में हमने हिमालयी नदियों के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन किया। सिंधु नदी तंत्र के बाद आज हम गंगा नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। एक नदी तंत्र में बहुत सी सहायक नदियां होती हैं। कोई भी नदी तंत्र में एक मुख्य नदी होती है और सैकड़ों छोटी छोटी सहायक नदियां होती हैं। एक मुख्य नदी और सैकड़ों छोटी छोटी सहायक नदियों से मिलकर एक नदी तंत्र का निर्माण होता है। कोई भी नदी अकेले नहीं प्रवाहित होती है, वो उस क्षेत्र के पूरे जल को लेकर प्रवाहित होती है। गंगा नदी केवल हिमालय के जल को लेकर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार के जल को लेकर भी प्रवाहित होती है। इस पूरे क्षेत्र का जल गंगा नदी अपने तंत्र के माध्यम से लेकर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस पूरे क्षेत्र को हम कहते हैं गंगा नदी तंत्र। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। जल ग्रहण क्षेत्र वो क्षेत्र होता है, उस समूचे क्षेत्र से नदी पानी को लेती है, जल को ग्रहण करती है और लेकर प्रवाहित हो जाती है। यानी मुख्य नदी और सहायक नदियों का जो क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र या नदी तंत्र लगभग एक ही शब्दावली है। गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हिमालय से निकलती हैं, जो हरे कलर की दिखाई गई हैं, और कुछ सहायक नदियां प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलती हैं। हम थोड़ा मैप में क्या बताएं, पहले इसे समझा देते हैं। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। लाल कलर की दो नदियां मैंने बनाई हैं, एक गंगा नदी और उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दोनों को हमने लाल कलर से बनाया है। इसके अलावा सहायक नदियों को हमने हरे कलर से बनाया है। हिमालय से निकलने वाली जो सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। फिर से रिपीट कर दें, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार से गंगा की जो सहायक नदियां निकलती हैं वह है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस। ये हो गया गंगा नदी तंत्र। अभी आपने देखा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर क्या बनाया है। अब आइए इसका हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट, हेडिंग डाली गंगा नदी तंत्र। पहला पॉइंट, गंगा भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। दूसरा पॉइंट, भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। तीसरा पॉइंट, गंगा नदी दो देशों से होकर बहती है, भारत और बांग्लादेश। चौथा पॉइंट, गंगा नदी का निर्माण दो धाराओं के मिलने से होता है। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में दो धाराओं के मिलने से होता है। ये दो धाराएं हैं भागीरथी और अलकनंदा। नेक्स्ट पॉइंट, भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी सतोपथ यहाँ पे लिखा हुआ है, अलकनंदा नदी सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से और अलकनंदा नदी सतोपथ ग्लेशियर से या हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट, अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर, यहाँ पे है देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। दोनों उत्तराखंड की नदियां हैं और उत्तराखंड में ही देवप्रयाग में मिलती हैं, तो गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया दो धाराओं के विषय में अध्ययन। यहाँ पे अलकनंदा नदी थोड़ी सी अधिक महत्वपूर्ण है। देवप्रयाग में मिलने तक, सतोपथ हिमानी से लेकर देवप्रयाग में जब वो भागीरथी नदी से मिलती है तो सतोपथ से लेकर देवप्रयाग तक अलकनंदा नदी महत्वपूर्ण है और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग डाल दीजिए अलकनंदा नदी। उसमें लिखिए पहला पॉइंट, अलकनंदा नदी का निर्माण दो धाराओं के मिलने से होता है, धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी।
धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी सतोपथ हिमालय से निकलती हैं। ये दोनों नदियां विष्णु प्रयाग में एक दूसरे से मिल जाती हैं। विष्णु प्रयाग में मिलने पर इसे हम अलकनंदा कहते हैं। अर्थात धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। अलकनंदा नदी से आगे कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी आकर मिलती है। कर्ण प्रयाग के आगे रुद्र प्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। रुद्र प्रयाग के आगे देव प्रयाग में अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। फिर से समझते हैं। सतोपथ हिमानी से दो नदियां निकलती हैं, धौली गंगा, विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में मिलकर अलकनंदा नदी का निर्माण करती हैं। विष्णु प्रयाग के आगे कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडार नदी आकर मिलती है। कर्ण प्रयाग के आगे रुद्र प्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। रुद्र प्रयाग के आगे देव प्रयाग में अलकनंदा नदी से भागीरथी आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां जब देव प्रयाग में मिलती हैं तो संयुक्त धारा को हम गंगा नदी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। डैश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद झारखंड। हम क्रम से बोल रहे हैं। गंगा नदी क्रमशः किन 5 राज्यों से गुजरती है? क्रम से उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड। आप एटलस खोलकर देखिए, गंगा नदी थोड़ा सा झारखंड में भी प्रवाहित होती है। इस चीज को अगर आपने नोटिस नहीं किया है और क्वेश्चन बना दिया कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से होकर बहती है, ठीक है। किसी राज्य के समूह में उत्तराखंड नहीं है तो आप सोचेंगे कि यही सही उत्तर है, क्योंकि गंगा नदी किसी राज्य के समूह में अगर झारखंड नहीं है तो आपको लगेगा कि यही उत्तर सही है। क्यों? क्योंकि अभी तक अधिकतर लोग मैंने देखा है कि मानते हैं कि गंगा नदी झारखंड से नहीं बहती है, लेकिन गंगा नदी झारखंड में भी जाती है। तो गंगा नदी 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई झारखंड राज्य में है। एटलस खोलकर देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में, देवप्रयाग के आगे यहाँ पर हरिद्वार है। अलकनंदा भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में, देवप्रयाग के आगे उत्तराखंड में हरिद्वार है। तो पॉइंट ये है कि गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलकर या हिमालय से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि गंगा नदी हिमालय से निकलकर मैदान में कहाँ पहुंचती है? हरिद्वार में, मैदानी क्षेत्र है हरिद्वार, ठीक है। तो सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर मैदानी भाग में गंगा नदी पहुंचती है। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 वितरिकाओं में बंट जाती है। वितरिका क्या होती है? जब नदी समुद्र की ओर बढ़ती है और नदी की कोई धारा उसका साथ छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ जाती है तो उन दोनों धाराओं को हम कहते हैं वितरिका, अर्थात वितरित हो गई। वितरित मतलब बंट गई, उसे हम वितरिका कहते हैं। तो जैसे हुगली नदी गंगा की एक वितरिका है, तो वही मैं लिखवा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 वितरिकाओं में विभाजित होती है। डैश भागीरथी और हुगली। आप कहेंगे भागीरथी नदी तो यहाँ है, नहीं, भागीरथी नदी यहाँ भी है। पश्चिम बंगाल में गंगा को भागीरथी नदी भी कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 वितरिकाओं में बंट जाती है, हुगली और भागीरथी। हुगली नदी मुख्य नदी जो भागीरथी है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। मुख्य नदी भागीरथी अर्थात गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व में बहकर हुगली नदी से मिल जाती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व में बहते हुए हुगली नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट,
गंगा की मुख्य धारा भागीरथी अर्थात गंगा बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा नदी कहलाती है। पद्मा ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो संयुक्त धारा पद्मा ही कहलाती है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहते हैं। पद्मा नदी जब तिब्बत पठार से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो दोनों की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। आगे चलकर पद्मा नदी से बराक नदी या मेघना नदी मिलती है। बराक को हम मेघना नदी भी कहते हैं, इसके दो नाम है, मेघना नदी या बराक नदी। आगे चलकर पद्मा से जब मेघना नदी या बराक नदी मिलती है तो संयुक्त धारा मेघना नदी कहलाती है। यानी गंगा का अंतिम नाम क्या है? मेघना नदी। मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट, बराक अर्थात अथवा मेघना नदी मणिपुर से निकलती है। बराक अथवा मेघना नदी मणिपुर से निकलती है, यहाँ पे मणिपुर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं अर्थात पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा ये होता है कि जब नदी समुद्र तट के पास पहुंचती है तो समुद्र तट के पास पहुंचते पहुंचते नदी का ढाल बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी ढाल समाप्त, बिल्कुल समतल। जैसे आपका जो कमरे का फर्श है, क्या फर्श पे ढाल है? बहुत ही मामूली ढाल होता है। ढाल का पता कैसे चलता है? जब आप अपने फर्श पे पानी गिराते हैं, पानी जिस दिशा में बहता है तो पता चल जाता है कि आपके कमरे के फर्श का ढाल इस दिशा में है। तो समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदियों का ढाल बहुत ही कम हो जाता है। इसके चलते नदी पहाड़ों से काटकर जो मिट्टी लाई होती है उसका बहाव नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप मिट्टी नदियों के रास्ते में जमा होने लगती है। नदियों के रास्ते में गाद, अवसाद, बालू या मिट्टी, जो भी कहे, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जलोढ़ निक्षेप, मिट्टी, गाद, अवसाद, जो भी कहिए। तो पहाड़ों से काट कर लाया गया अवसाद या गाद या मिट्टी नदियों के रास्ते में जमा हो जाता है। क्यों? क्योंकि नदी का ढाल इतना मंद है कि नदी उसे बहा नहीं पाती। गाद या अवसाद द्वारा नदियों का मार्ग अवरुद्ध किए जाने के कारण नदी अनेक सैकड़ों धाराओं में बंटकर प्रवाहित होने लगती है। यहाँ पर केवल 2-3 धाराएं नहीं है, आप एटलस खोलकर देखिए, छोटी छोटी बहुत सारी धाराएं नजर आएंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नदी अपना मार्ग अपने ही द्वारा लाए गए बालू और मिट्टी से अवरुद्ध कर देती है। इसके चलते अलग अलग धाराओं में नदी बंट जाती है। तो अगर ये नदी यहाँ पे प्रवाहित होते हुए आ रही है समुद्र तट के पास, तो ये ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे आप एटलस खोलकर देखिए, गंगा नदी का डेल्टा हो या पूर्वी तट, पूर्वी घाट के पूर्वी में जो पूर्वी तट है बंगाल की खाड़ी के तट पर, वहां पर चाहे महानदी का डेल्टा हो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, एटलस खोलकर देखिए, सभी नदियों के मुहाने पर ऐसी आकृति दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नदी अपने ही द्वारा बहाकर लाए गए बालू और मिट्टी से अपना रास्ता अवरुद्ध करके सैकड़ों छोटे छोटे शाखाओं में बंट जाती है। तो इस पूरे क्षेत्र को जो कि किससे निर्मित हुआ है? पहाड़ों से काट कर लाई गई मिट्टी से। ये पूरा क्षेत्र पहाड़ों से काट कर लाई गई मिट्टी और अवसाद से निर्मित हुआ है। ये एकदम समतल भूमि होती है। इसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। डेल्टा की खास विशेषता है कि जहां पर डेल्टा होता है वहां पर भूभाग समुद्र की ओर बढ़ा हुआ होता है। जैसे आपके द्वार पर अगर कोई गड्ढा है तो आप उसमें मिट्टी से पाटते जाएं तो आपका द्वार और चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि गड्ढा आपने पाट दिया। उसी तरीके से डेल्टा क्षेत्र हमेशा समुद्र की ओर बढ़ता रहेगा। आप कहीं भी डेल्टा है देखिए एटलस खोलकर, वहां पर जो भूभाग है भारत का समुद्र की ओर बढ़ा हुआ मिलेगा। आप अभी एटलस खोलकर देखिए, कृष्णा और गोदावरी नदियों का मुहाना देखिए, आप कृष्णा और गोदावरी नदियों का मुहाना देखिए वहां पर जो पश्चिमी तट है समुद्र की ओर निकला हुआ है। इसी तरह कावेरी नदी का मुहाना देखिए, वहां पर समुद्र तट बंगाल की खाड़ी की तरफ निकला हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि नदियां जो मिट्टी और बालू काट कर लाती हैं उसे समुद्र की तरफ बढ़ाती रहती है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये होता है डेल्टा। ये डेल्टा के आकार का होता है, इसलिए इसे हम डेल्टा कहते हैं।
तो हम नेक्स्ट पॉइंट बता रहे थे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो जंगल पाया जाता है, वन पाया जाता है, इसमें सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता है, इसलिए इसे हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। सुंदरवन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। सुंदरवन के डेल्टा में, सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। सुंदरवन का जो डेल्टा है वो मैंग्रोव, सब लिखते जाना है आपको जो बोल रहा हूं। सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। मैंग्रोव वन क्या है? समुद्र तट पर जो वनस्पतियां उगती हैं खारे जल में, तट पर समुद्री जल का विस्तार होता है। ये जो तट होता है ना, इसके कुछ भूभाग पर समुद्री जल होता है, और आप जानते हैं कि समुद्र में ज्वार भी उठते हैं। 24 घंटे में एक ही स्थल पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार आते हैं। तो जब ज्वार उठता है तो तट का कुछ भूभाग समुद्र में अंदर डूब जाता है, क्योंकि समुद्री जल स्तर ऊपर उठ जाता है। तो जो डेल्टा क्षेत्र होते हैं वहां पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पतियां हमेशा खारे जल में होती हैं, क्योंकि डेल्टा क्षेत्र का कुछ भूभाग समुद्र में डूबा हुआ होता है। तो डेल्टा क्षेत्र का जो भूभाग समुद्र में डूबा हुआ होता है, उस समुद्री जल से डूबे हुए भूभाग पर जो वनस्पतियां उगती हैं उसे हम कहते हैं मैंग्रोव वनस्पतियां। अर्थात मैंग्रोव वनस्पतियां लवणीय मृदा की वनस्पतियां हैं। लवणीय अर्थात साल्टेट, नमकीन। तो मैंग्रोव वनस्पतियां हमेशा नमकीन भूमि पर उगती हैं। वो भूमि नमकीन इसलिए क्योंकि वहां पर समुद्र के खारे जल का विस्तार होता है आगे की तरफ। ठीक है, तो हमेशा तटों पर, खासकर जहां नदियों का डेल्टा, जैसे गोदावरी नदी का मुहाना, कृष्णा नदी का मुहाना, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना, यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पतियों की विशेषता है कि वो जिस भूभाग पर उगती हैं वो समुद्र के खारे जल में थोड़ा सा डूबा हुआ होता है। मैंग्रोव वनस्पतियों का जो उसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं बहुत ही कठोर टाइप के वृक्ष होते हैं छोटे छोटे, ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है, लेकिन बहुत ही उसकी लकड़ियां बहुत ही कठोर होती हैं, जल्दी तोड़ने से टूटती नहीं है। दूसरे, जो मैंग्रोव वनों की जो वनस्पतियां होती हैं उनकी छाल खारी होती है, क्षारीय होती है, नमकीन होती है उनकी छाल। क्यों? क्योंकि वो वनस्पतियां समुद्री जल में नीचे डूबी हुई होती है, पूरी तो नहीं डूबी होती, उनका जो जड़ होता है समुद्र में डूबा हुआ होता है। उनकी एक विशेषता ये होती है मैंग्रोव वनों की वनस्पतियों की कि आप कभी भी डिस्कवरी वगैरह चैनलों में दिखाता है, ध्यान से देखेंगे तो मैंग्रोव वनस्पतियों की जो जड़ें हैं जमीन में जाती हैं नीचे, लेकिन फिर मुड़कर यू टर्न लेती हैं, ऊपर आती हैं, यानी उनकी जड़ें जमीन में जाकर फिर ऊपर उठती हैं, खुत्ती की तरह। देहात की भाषा में खुत्ती कहते हैं। जब अरहर का खेत होता है ना, उसे जब काट दिया जाता है अरहर की फसलों को, तो छोटा छोटा जो तना बचता है खेत में उसे हम कहते हैं खुत्ती। तो खुत्ती पे आप चल नहीं सकते, क्यों? पैर में धंस जाएगा। उसी तरह मैंग्रोव वनस्पतियों के जो जड़ होते हैं वो खुत्ती की तरह ऊपर निकले हुए होते हैं, समुद्री जल से ऊपर झांकते हुए ऐसे। तो मैंग्रोव वनस्पतियों का जो क्षेत्र रहता है उसमें पैदल चलने लायक नहीं होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। ये है भूभाग, है ना, ये है जो समुद्र में डूबा हुआ क्षेत्र, समुद्र में डूबा हुआ क्षेत्र। ठीक, ये है आपकी मैंग्रोव वनस्पति, ये है मैंग्रोव वनस्पति, है ना, ये मैंग्रोव वनस्पति। अब इसका जो जड़ है, इसका जड़ मिट्टी में अंदर गया फिर ऐसे बाहर निकला, मिट्टी में गया फिर ऐसे बाहर निकला। ठीक, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता था? यानी पानी का लेवल यहीं तक और जड़ें इनकी बाहर ऐसे निकली हुई होती हैं। इसमें पैदल चलने लायक नहीं होता है, जो मैंग्रोव वनस्पतियां होती हैं। बता रहा था, जानने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो सुंदरवन के डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पतियों का क्षेत्र है। सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वनस्पतियों का क्षेत्र है। यहां पर मुख्य रूप से मैंग्रोवा कैजुरीना और सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोवा कैसुरीना और सुंदरी
नामक वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोवा, सुंदरी और कैसुरीना नामक वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों की वनस्पतियों की लकड़ियां बहुत ही कठोर होती हैं और उनकी छाल नमकीन होती है। उनकी जो छाल होती है क्षारीय या नमकीन होती है, क्योंकि ये इन वनस्पतियों की जड़ें समुद्र के जल में डूबी हुई होती हैं। इन वनस्पतियों की जड़ें डेल्टा क्षेत्र में समुद्र के जल में डूबी हुई होती हैं। ठीक है, विशेषकर जब समुद्र में ज्वार उठता है तो मैंग्रोव वनस्पतियों का आधा हिस्सा, यानी उनकी ऊंचाई का जो आधा हिस्सा होता है, समुद्र में जब ज्वार आता है तो मैंग्रोव वनस्पतियों का आधा हिस्सा समुद्र में डूब जाता है। हालांकि जब ज्वार खत्म होता है तो फिर से भूमि थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो मैंग्रोव वनों में भारत में जो बंगाल टाइगर पाया जाता है वो मैंग्रोव वनों के अंतर्गत ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल टाइगर सुंदरवन में अर्थात मैंग्रोव वनों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में मैंग्रोव वन का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है। यूं तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल बांग्लादेश में है, लेकिन बांग्लादेश भारत का हिस्सा तो है नहीं। तो भारत के किस राज्य में मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में। इसके बाद मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा गुजरात में है। मैंग्रोव वनस्पतियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में, इसके बाद गुजरात में है। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा में है। ठीक है, तो ये हो गया मैंग्रोव वनस्पति। अब आप हेडिंग डालेंगे गंगा की सहायक नदियां। सहायक नदियों के बारे में तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं, जहां से अक्सर सवाल उठते रहते हैं। हेडिंग डाल दिया आपने गंगा की सहायक नदियां। पहला पॉइंट, गंगा की सहायक नदियों को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट लेते हैं। पहला, गंगा के दाहिने तट पर आने वाली नदियां। दूसरा, गंगा के बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां। कोई नदी अगर ऐसे बह रही है और इसकी दिशा ये है इधर, तो इसका बायां तट ये है और इसका दायां तट ये है ना? ठीक है, तो दो भागों में बांटते हैं, गंगा के दाहिने तट पर आने वाली नदियां और गंगा के बाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियां। फिर से हेडिंग डालिए, गंगा के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां। पहला पॉइंट, गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियां मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं। गंगा के दाहिने तट पर आने वाली नदियां मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, गंगा की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी यमुना है, जो कि उसके दाएं तट पर मिलती है। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गंगा की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी जो कि दाहिने तट पर आकर मिलती है यमुना है। या ऐसे कि यमुना गंगा की एकमात्र सहायक हिमालयी नदी है जो कि दाहिने तट पर आकर मिलती है। हिमालयी नदी, क्योंकि गंगा की सभी हिमालयी नदियां जो है सहायक हिमालयी नदियां इसके बाएं तट पर आकर मिलती हैं। एकमात्र हिमालय से निकलने वाली नदी यमुना है जो कि इसके दाहिने तट पर आकर मिलती है। ठीक है, गंगा की शेष नदियां जो सहायक नदियां जो दाहिने तट पर आकर मिलती हैं वो प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलती हैं। जो बोल रहा हूं लिखते जाइए, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियों में प्रमुख हैं यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस। इन नदियों का क्रम याद रखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाली उसकी सहायक नदियों का क्रम इस प्रकार है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, टोंस, सोन। ठीक है, अब आप हेडिंग करिए, नंबर 1 यमुना नदी। ठीक है, हेडिंग डाल दिया। हम दाहिने तट पर मिलने वाली नदियों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पहली नदी है यमुना नदी।
यमुना गंगा की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी है जो इसके दाहिने तट पर आकर मिलती है। उसी में जारी रखिए, क्योंकि गंगा की अन्य हिमालयी सहायक नदियां उसके बाएं तट पर आकर मिलती हैं। ठीक है, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपूंछ चोटी पर यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपूंछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यमुना नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी से छोटी है। यमुना नदी जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी से छोटी है। यमुना नदी की लंबाई 1365 किलोमीटर है, जबकि गोदावरी नदी की लंबाई जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, उसकी लंबाई 1460 किलोमीटर है। ठीक, अगला हेडिंग डालिए। अगले हेडिंग में एक साथ चार नदियों का नाम लिखना है। अगले हेडिंग में एक साथ 4 नदियों का नाम लिखिए। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। दूसरा जो हेडिंग है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, उसमें लिखिए, यद्यपि चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा हैं, लेकिन ये चारों नदियां अपना जल सीधे गंगा नदी में न गिराकर यमुना नदी पर गिराती हैं। ये नदियां सीधे अपना जल गंगा नदी में न गिराकर अपने जल को यमुना के दाहिने तट पर गिराती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चंबल यमुना की सबसे सहायक नदी है। चंबल यमुना की सबसे सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट, ये चारों नदियां प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मालवा के पठार से निकलती हैं। ये चारों नदियां प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मालवा के पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टोंस और सोन। टोंस और सोन, केवल यही 2 नदियां प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलकर सीधे गंगा में अपना जल गिराती हैं। डैश दीजिए, हेडिंग डालिए, सोन और टोंस डैश। इसका पॉइंट ये लिखना है कि केवल यही दोनों नदियां प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलकर गंगा नदी में सीधे अपना जल गिराती हैं। टोंस नदी इलाहाबाद जिले में, ये तो शहर बनाया है इलाहाबाद, लेकिन इलाहाबाद जिला बहुत बड़ा है। ठीक है, तो टोंस नदी इलाहाबाद जिले में गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, सोन नदी मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी से निकलकर पटना के पास गंगा नदी से मिलती है। पटना में नहीं मिलती है, बल्कि पटना से ठीक पहले ही एक गांव में इसका मिलन होता है गंगा नदी से। तो लिखना है कि सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी पर मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी में मिलती है। ये हो गया सोन नदी के विषय में जानकारी। अब आप अगली हेडिंग डालेंगे, बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां। गंगा में बाएं तट पर आकर मिलने वाली सहायक नदियां। पहला पॉइंट, यमुना नदी को छोड़कर गंगा की अन्य हिमालयी सहायक नदियां उसके बाएं तट पर आकर मिलती हैं, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम इस प्रकार है। पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, यमुना को छोड़कर गंगा की शेष हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियां गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम इस प्रकार है। रामगंगा, ये रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इनमें से रामगंगा, गोमती और घाघरा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। इनमें से रामगंगा, गोमती और घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। कामा, गंडक और कोसी नदियां बिहार में प्रवाहित होती हैं, जबकि महानंदा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती है।
रिपीट कर रहा हूं, इनमें से रामगंगा, गोमती, घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, गंडक, कोसी बिहार में प्रवाहित होती हैं और महानंदा नदी पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट, गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख रहे हैं, गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो कि हिमालय से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। यानी गोमती नदी पर्वत से नहीं निकलती है, पहाड़ से नहीं निकलती है, हिमालय के पहाड़ से न निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। तो वही मैंने बताया कि पॉइंट इसको ऐसे लिखना है। क्वेश्चन पूछता है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी पर्वत से न निकलकर मैदान से निकलती है? उत्तर होगा गोमती नदी। तो वही मैं लिख पा रहा हूं कि गोमती नदी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो पर्वत से न निकलकर, हिमालय पर्वत से न निकलकर मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। उसी में आगे बढ़ाइए। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश में तराई के मैदान, गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश में तराई के मैदान में स्थित फुलहर झील से होता है। फुलहर झील, ठीक है। फिर से दिखा रहा हूं, एक फैक्ट छूट गया था इसमें। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में तराई के मैदान में स्थित फुलहर झील से होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लखनऊ और जौनपुर जैसे शहर गोमती नदी के तट पर ही बसे हुए हैं। यह लखनऊ और यह जौनपुर। नेक्स्ट पॉइंट, गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या कर्णाली नदी भी कहते हैं। देखिए, हाँ, गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी, गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोसी नदी जो कि नेपाल से निकलकर बिहार में गंगा नदी से मिलती है, इसे हम बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि यह नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। कोसी नदी को कोसी नदी जो कि नेपाल से निकलकर बिहार में गंगा से मिल जाती है, उसे बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। अब जब कोई नदी अगर अपना रास्ता बदल लेगी तो नए गांव और नए जिले उसकी चपेट में आ जाएंगे अचानक से। बिहार में अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने द्वार पर रात में गांव में सो रहे हैं, गांव में, और उनके खटिया के नीचे से नदी प्रवाहित होने लगती है। अचानक से गांव का गांव बहने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि कोसी नदी चुपके से धीरे से अपना रास्ता बदल लेती है। ऐसा हर साल नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है। ऐसा क्यों होता है, देखिए उसी में मैंने लिखवाया कि यह नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। उसी में आगे बढ़ाइए। कोसी नदी नेपाल में हिमालय पर्वत को काटकर बहुत सारी बालू और मिट्टी बहाकर लाती है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय नदी को काटकर बहुत सारी अवसाद या गाद या बालू या मिट्टी बहाकर लाती है और बिहार में अपने रास्ते को अवरुद्ध कर देती है। बिहार में अपने ही रास्ते को अवरुद्ध कर देती है। अगर कोई नदी बहुत ज्यादा मिट्टी बहाकर ला रही है तो मैदान में आने पर नदी का बहाव बिल्कुल समाप्त हो जाता है। मैदान, बिहार क्या है, बिहार में पर्वत तो है नहीं, मैदान है। तो मैदान में आते ही कोसी नदी का जो ढाल है बिल्कुल समाप्त, यानी नदी में ऊर्जा समाप्त, नदी बिल्कुल धीरे धीरे बहने लगती है। यहाँ तो बहुत उत्साह से मिट्टी काट कर लाती है क्योंकि ढाल तेज है। यहाँ पर आकर उनका उत्साह कम हो जाता है, उत्साह समाप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप अपने ही द्वारा बहा कर लाएगी, मिट्टी से अपना रास्ता रोक देगी, तो क्या होगा, नया रास्ता ढूंढेगी। उस चक्कर में वो अपना रास्ता धीरे से बदल लेती है कोसी नदी। इसके चलते बिहार में नए गांव और नए जिले अचानक से चपेट में, बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए हम कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, महानंदा नदी गंगा की सबसे पूर्वी या अंतिम सहायक नदी है। महानंदा नदी गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी या सबसे अंतिम
सहायक नदी है। यानी महानंदा नदी के बाद कोई दूसरी नदी गंगा में सहायक नदी नहीं मिलती है। महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे दार्जिलिंग की पहाड़ियां हैं। महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। तो ये हो गया आज गंगा नदी तंत्र का विस्तृत और व्यापक अध्ययन। उम्मीद है कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। आपसे मैं फिर से कहना चाहता हूं कि कुछ लोग मुझे नोट्स दिखाते हैं, कमेंट में अपने नोट्स डालते हैं, ग्रुप वगैरह भी इधर उधर देखता हूं, वो पूरी बातें मेरी नहीं लिखते हैं। कुछ बातें मैं अपने अनुभव से बताता हूं, या टीवी देखकर, या डिस्कवरी चैनल से, या गूगल सर्च किया रहता हूं। तो आप पूरी बातें लिखा करिए, जो भी मैं बोलता हूं वो लिखिए। एग्जाम्स में ऐसे व्यवहारिक ज्ञान अक्सर काम आ जाते हैं, अक्सर वहां से सवाल उठते रहते हैं। तो कोई भी बात मेरी छोड़ा ना करिए, उसको हुबहू प्रयास किया करिए, क्योंकि सुनकर लिखने की कला आप में इतनी तो होगी ही कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप लिख सकें। ऐसा अगर कर सकेंगे तो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन नोट्स तैयार होगा नदियों पर, पर्वतों पर, पठारों पर, जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ। सब पर आप जैसा मैं बोलूँ वैसा लिखते जाइए। कुछ भी छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके लिए इतना ज़्यादा समय आप दे भी रहे हैं मेरा वीडियो देखने में, और छोड़ कर लिखेंगे। आप अपने से मानकर नहीं चल सकते कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये गैर इंपॉर्टेंट है, ऐसा कतई मत मानिए, एक तरफ से लिखते जाइए। तो ये हो गया हिमालयी नदियों में सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। इसके अगले वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके अंतर्गत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत ज्यादा नहीं, 4-6 पॉइंट पढ़ने हैं। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियों पर आ जाएंगे, जिसमें हम महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी नदियों का अध्ययन करेंगे। साथ ही पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर बहने वाली छोटी छोटी नदियों का अध्ययन करेंगे, उन पर बने जलप्रपातों, क्योंकि दक्षिण भारत में नदियों पर जलप्रपात है अक्सर, जैसे धुआंधार जलप्रपात, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात। तो दक्षिण भारत में नदियों का उपयोग किया गया है जल विद्युत उत्पादन करने के लिए, क्योंकि दक्षिण भारत में नदियां काफी ऊबड़ खाबड़ भूभाग से गिरती हैं। एक तो दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा दुर्गम क्षेत्र नहीं है, हिमालय क्या है बहुत ज्यादा दुर्गम है। हिमालय में कोई जल विद्युत का संयंत्र स्थापित करना बड़ा ही कठिन है। इसके चलते दक्षिण भारत में ही जल विद्युत का विकास ज्यादा हुआ है। एक तो दक्षिण भारत पठारी है, दूसरे उतना दुर्गम नहीं है, यानी वहां जाना या पहुंचना आसान है अपेक्षाकृत। तो यही कारण है कि दक्षिण भारत में अनेक जलप्रपातों का सहारा लेते हुए अनेक जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो ठीक है, पहले नदियां पढ़ लीजिए, फिर ऊर्जा क्षेत्र, जब ऊर्जा वाला अध्याय पढ़ाऊंगा तो जल विद्युत संयंत्र भी पढ़ेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए। अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।